हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आपको जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टार्ट किया था। तो कल मैंने ब्रीदिंग पार्ट डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज जो है हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मीनिंग ये है कि जब आपने श्वास लिया और जो ऑक्सीजन जो है आपके एल्वेलाई तक पहुँची और वहाँ से जो ऑक्सीजन जो है वो आपकी ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो गई। ठीक है, ब्लड में डिज़ोल्व होने के पश्चात वह जो है हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके द्वारा, आर्टरीज़ के द्वारा वह हमारी सेल्स तक, यानी कि बॉडी में जहाँ भी रिक्वायरमेंट है सेल्स को, वहाँ तक वह पहुँच रही है। ठीक है, और वहाँ पर जाकर उस ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने आपको एक ब्लड वेसल दिखाई है, इसमें से ऑक्सीजन जो आ रही है ब्लड में, वो ये एक सेल है, तो उस सेल के अंदर ब्लड में से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके सेल के अंदर गई है और सेल के अंदर कोई प्रोसेस हो रहा है। उस प्रोसेस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो सेल से डिफ्यूज़ होकर आपकी ब्लड वेसल के अंदर गई है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी बात ध्यान देंगे कि जो ऑक्सीजन जो है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप फोकस करेंगे कि जो ऑक्सीजन जब सेल के अंदर जाती है तो देखिएगा यहाँ पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अभी तक हमने बात किया कि ऑक्सीजन कैसे आई। ऑक्सीजन जब सेल तक पहुँच गई तो सेल में पहुँचने के बाद जो है यह कुछ रिएक्शंस करती है, और रिएक्शन किसके साथ में करेगी? यह आपकी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में करेगी, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में करेगी। जो हमने भोजन किया था, जो हमने खाना खाया था, डाइजेशन के दौरान जो एब्जॉर्ब हुआ वो हमारे सेल्स तक पहुंचता है और उसकी बर्निंग होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और उससे क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहली बात है कि सेलुलर रेस्पिरेशन का फंक्शन क्या है? तो ये क्या यील्ड करता है? ये एनर्जी यील्ड करता है, यानी कि एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है। बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपके पास में एनारोबिक, दूसरा होता है आपके पास में एरोबिक। एनारोबिक की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, तो इट अकर्स इन साइटोसोल। साइटोसोल का मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियस को छोड़कर जो बाकी भाग जो है वो आपका क्या है, जो मतलब लिक्विड मैट्रिक्स है, वो आपकी क्या कहलाएगी? साइटोसोल कहलाएगी। इट अकर्स इन साइटोसोल एंड इट इज़ फाउंड इन टू दी वॉट? फंजाई एंड यीस्ट। जैसे कुछ फंजाई होती हैं, यीस्ट के अंदर ये होता है, आपका पाया जाता है, और इसमें एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, किसमें? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और इसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल बनते हैं। ये आपको अभी याद रखना है कि बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल बनते हैं, लेकिन ये कैसे होता है ये प्रोसेस, ये भी आपको समझाएंगे अभी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है एरोबिक। एरोबिक जो होता है रेस्पिरेशन, बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जितने भी हमारे पास में मोस्ट ऑफ द जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी के अंदर जो है ये आपका पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O ये सब प्रोड्यूस होते हैं और इसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ह्यूमंस के अंदर या फिर मंकीज, वर्टेब्रेट्स, मोस्टली के अंदर जो है मतलब रेस्पिरेशन जो है वो कैसा होता है? एरोबिक होता है। अब देखिएगा ये एरोबिक और एनारोबिक, देखिएगा उसके अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे ऑक्सीजन जब यहाँ पे अंदर गई, इस सेल के अंदर गई थी, तो उसमें क्या प्रोसेस हुआ था? तो सबसे पहले जो हमारे पास में है वो क्या है? आपका ग्लाइकोलाइसिस है। सबसे पहले जो है वो क्या है? आपका ग्लाइकोलाइसिस है। तो इसको देखेंगे अपन। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में देखिएगा क्या हो रहा है। तो देखिएगा ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करते हैं तो मतलब कि देखो, ये जो आपका जो प्रोसेस है, मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जब ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, तो ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद में ऐसा कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो बेटा, सबसे पहला प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका C6H12O6 होता है। क्या होता है बेटा? C6H12O6 होता है, और इस C6H12O6 के साथ में रिएक्शन करेगी, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा। और इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट जो मॉलिक्यूल है, C6H12O6 जो मॉलिक्यूल है, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? 2 पायरुवेट के अंदर। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनाता है, एक केमिकल बनेगा पायरुवेट। पायरुवेट जो होता है बेटा वो 3 कार्बन का होता है। पायरुवेट क्या होता है? 3 कार्बन का होता है। इसके बाद में ये आपको पढ़ना नहीं है, ये वैसे ही आपको अलग से बताया, लिंक रिएक्शन होता है। और उसके बाद में क्रैब साइकिल होती है। क्रैब साइकिल जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और उसके बाद में ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ये अभी आपको आपके लेवल पे नहीं है, बस आपको समझना है कि ये प्रोसेस होते हैं 3-4, जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस आपके सिलेबस में, जिसमें आपको ध्यान में क्या देना है ग्लाइकोलाइसिस में, कि इसके अंदर C6H12O6 जो होता है वो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल, यानी जैसे 6 कार्बन का ही है ना,
तो 3 कार्बन का ये हो गया और 3 कार्बन का दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा पायरुवेट का, समझ गए। तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस तो है ना सब में होगा, चाहे एनारोबिक में भी हो चाहे, तो ऐसी जैसे मान लो एरोबिक की भी सेल है और एनारोबिक की भी सेल है, तो जो एरोबिक की सेल है तो उसके अंदर मतलब कि ये सारे प्रोसेस होंगे, क्योंकि उसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोसेस होगा ना। लेकिन अगर एनारोबिक की है तो एनारोबिक में कुछ नहीं होगा, एनारोबिक में मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस होगा, पायरुवेट बना, और पायरुवेट बनने के बाद में एरोबिक में तो क्या होता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, ठीक है ना, और वहाँ पे जाके क्रेब साइकिल होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर एनारोबिक का केस है तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, वहीं पे साइटोसोल में उसका क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा बेटा। क्या होगा साइटोसोल में, क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। और फर्मेंटेशन क्या होता है कि जो पायरुवेट को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, इथाइल अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। यही तो मैं बता रहा था कि ये वाले प्रोडक्ट आते हैं, और ये जो इथाइल अल्कोहल में प्रोड्यूस कर देगा इसी को अपन क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का प्रोड्यूस होता है तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब हम करते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं बच्चे, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। बॉडी में क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण लेस O2 जो है वो आपकी प्रोड्यूस होती है। माफ़ कीजिएगा, ड्यू टू लेस O2 हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि जो लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपका बनने लग जाता है, यानी कि यहाँ पर प्रॉपरली जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मतलब कि यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है और लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। तो जैसे कई बार हम बहुत तेज़ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ को तो हमारे पेन होना शुरू हो जाता है, हमारे को क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज या बहुत ही सिवियर अगर आप कोई वर्कआउट कर लेते हो या पैदल चल लेते हो काफ़ी, तो आपको पेन होने लग जाता है, क्या कारण है उसके पीछे, तो आप कहेंगे ड्यू टू द व्हाट, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि एक बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ में मार्केट में गया और वो बहुत ही ज़्यादा उसने पैदल चला और उसके पाँव दर्द करने लग गए, तो क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे, तो आप क्या कहेंगे, ड्यू टू दी व्हाट, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। समझ में आ गई बात। तो इसी के साथ में बच्चों मैंने जो है वो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है वो आपका फिनिश कर दिया है, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और उस पर जो भी आपका क्वेश्चन हो वो डाउट मुझे बता दें, मैं वो आपका बता दिया जाएगा। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वीडियो को बार बार आप रिवाइंड करके देखें, ठीक है। जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम ह्यूमन हार्ट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर।